आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। आइए जी, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ब्रेक इवन एनालिसिस के आखिरी के कुछ 3 क्वेश्चंस जो कि हमारे बुक में हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, ये 3 क्वेश्चंस हम लोग इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट क्वेश्चन नंबर 11, जिसे आप लिख लेंगे LDR, मतलब कि लास्ट डे रिवीजन भी आप लोगों को इस क्वेश्चन का करना है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की स्पेशल सिचुएशंस में एक सिचुएशन बताई थी कि आप लोगों का अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो उस केस में आपको किस तरीके से निकालना है, वो आपको यहां पर इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आरटीपी दिसंबर 18 और आरटीपी दिसंबर 2019 में दिया हुआ सम है। मतलब कि न्यू सिलेबस में ना तो इन्होंने स्टडी मटेरियल में दिया और ना ही कोई भी किसी भी एग्जाम में, किसी भी वर्कबुक में किसी भी तरह का नहीं दिया, बट फिर भी मैं आप लोगों को करा रहा हूं ताकि अगर इन केस इंस्टीट्यूट कल को पीछे से जाकर के आरटीपी का क्वेश्चन, आज के 7-8 साल पहले के क्वेश्चन अगर उठा करके आपके लिए ले आए तो आप ऐसा ना हो कि आप उन क्वेश्चन को नहीं कर सकें। तो आइए दोस्तों, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। A company uses absorption costing system on standard cost। क्वेश्चन ने कहा एक कंपनी है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करती है, लेकिन वो फॉलो कर रही है उसमें भी स्टैंडर्ड कॉस्ट को। ठीक है जी। द टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ₹6 पर यूनिट। जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, दैट मीन्स वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो है आपकी ₹6 पर यूनिट। द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट इज 10 यूनिट्स पर मशीन आवर। क्वेश्चन का कहना है कि स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग या मैं यूं कहूं प्रोडक्शन की जो रेट है वो है 10 यूनिट्स पर आवर। मतलब कि हम हर 1 घंटे में 10 यूनिट बनाते हैं। 1 घंटे में 10 यूनिट, इन शॉर्ट मैं ये ऐसा बोल दूं कि 1 यूनिट को बनाने में कहीं ना कहीं 6 मिनट्स का समय लगता है। टोटल बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट आर 8,40,000 पर एनम। आपके लिए यहां पर बजटेड और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट दे रखी है 8,40,000 पर एनम। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इज अलोकेटेड एट ₹14 पर मशीन आवर। क्वेश्चन ने कहा जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है वो आपका ₹14 पर मशीन आवर के बेसिस पर अलोकेट किया जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका ₹14 पर मशीन आवर है और 1 घंटे में आप 10 यूनिट बनाते हो, तो अगर कल को मैं आपके लिए फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट पूछूं तो क्या होगा? सर सिंपल है ना, आपका पर आवर ₹14 और 1 घंटे में आप बनाते हो 10 यूनिट। 1 घंटे में 10 यूनिट बनाते हो और 1 घंटे का फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो है 14, तो ₹14 है 10 यूनिट्स के लिए, तो 1 यूनिट के लिए 1.4। इसका मतलब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट क्या हो जाएगी? 1.4। इन शॉर्ट अगर मैं आपको यहां पर कहूं तो आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब, तो आप लोगों को बताया था कि भैया आपके यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग में हम हमारे स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर, वहीं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो दोनों पर करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम मार्जिनल में तो ₹6 के ऊपर स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे और वहीं हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ₹7.4 पर स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। मतलब कैसे आया सर? ₹6 तो वेरिएबल दे ही रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ₹14 पर मशीन आवर है और 1 मशीन आवर में हम 10 यूनिट बनाते हैं, इसका मतलब हर 1 यूनिट के 1.4, तो ₹6 प्लस 1.4 तो 7.4 पर आपका वैल्यूएशन होगा। अब दोस्तों, इससे मुझे एक चीज समझ में आ गई कि कल को अगर हमारे प्रॉफिट में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस क्यों होगा? जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पर हम लोग वैल्यूएशन जो कर रहे हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो हम लोग कर रहे हैं स्टॉक का वैल्यूएशन ₹6 पर और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वैल्यूएशन कर रहे हैं 7.4 पर। इसका मतलब 1.4 से आपका जो स्टॉक है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड ₹2 पर यूनिट दे रखा है। फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 2,40,000 दे रखा है। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 30,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 40,000 यूनिट्स। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया जी, कहीं ना कहीं अगर मैं मेरी सेल यूनिट निकालने बैठूंगा तो वो आप यहां पर अगर बात करें तो प्रोडक्शन आप कितना करने वाले हैं? सर प्रोडक्शन यहां पर अगर हम बात करें तो आपके लिए आप यहां से आपका ओपनिंग इन्वेंट्री 30 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40 है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो प्रोडक्शन किया उसमें से भी 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। मतलब कि लेट्स से मैंने 1 लाख का प्रोडक्शन किया, मेरे पास 30,000 ऑलरेडी था,
और 40,000 मेरे पास क्लोजिंग फिर भी बच गया, तो इसका मतलब आपके लिए यहां से सेल आ जाएगी क्या? मैंने 1 लाख का प्रोडक्शन किया, 30,000 रुपये मेरा ओपनिंग था, मेरे पास टोटल हो गया 1,30,000 और 40,000 जो है वो मेरा क्लोजिंग है। इसका मतलब 90,000 यूनिट्स जो है वो मेरी सेल हुई है। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा क्लियरली कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो सेल्स के 10,000 ज़्यादा होगा। मैं 10,000 बोलने वाला था, बट मैं भूल गया कि मैंने 10 बोला है, मतलब हिंदी में बोला है तो 10,000 बोलूँगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है तो ये क्लियर है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में से भी हमारा 10,000 यूनिट हम कम सेल करेंगे। मतलब कि अगर हमने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी है तो सेल हमारा 90,000 ही होगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग 30 था, क्लोजिंग 40 है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ओपनिंग का ओपनिंग पूरा का पूरा भी अगर आपका क्लोजिंग बच गया तो भी आपके पास 10,000 यूनिट और एक्स्ट्रा है क्लोजिंग में, इसका मतलब वो प्रोडक्शन यूनिट से है। ऑल्दो फीफो मेथड में पूरा का पूरा प्रोडक्शन से ही रहता है, तो बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सेल से 10,000 यूनिट ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन पूछना चाहता है कंप्यूट करो ब्रेक इवन पॉइंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम से आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, अज्यूमिंग करते हुए कि अंडर ऑब्लिक ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड आर चार्ज अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से चार्ज किया जाता है, तो मतलब क्लियरली कॉस्ट शीट में आप लोगों को पता ही है कि हम लोग हमारे जो भी आपका ओवरहेड अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी है वो हम लोग वहाँ से प्रॉपरली पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पर ही चार्ज कर लेते हैं। कंप्यूट करिएगा ब्रेक इवन पॉइंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना मेरे लिए बेहद आसान रहेगा, कहीं दिक्कत ही नहीं है, अब तक जो सीखा है सेम वही का वही। अज्यूम करते हुए दैट सेल्स वर एट ब्रेक इवन लेवल कंप्यूटेड इन 2 अबव। 2 अबव में जो भी आपका सेल्स है आप वो अज्यूम करते हुए चलें। एंड अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज रिटर्न ऑफ अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कि पर्टिकुलरली प्रोडक्ट पर ही राइट ऑफ कर रहे हैं, तो फाइंड आउट कीजिएगा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में उस जगह पर प्रॉफिट कितना आएगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में कैसे करना है क्या करना है जब तक कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। अगर आपको ये समझ में आ जाता तो फिर मैं इसको लास्ट डे रिवीजन नहीं बोलता। ये कुछ एक ऐसे सम होते हैं जो कि आपको 1 से 2 बार रिवाइज जब आप करते हो तभी आपको समझ में आता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने का टेक्निक है कि आप इस क्वेश्चन के गिवन जो भी हैं वो फिगर्स आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर कुछ गिवन आइटम्स हैं। इतने सारे चीज़ों को मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, रादर मैं उसके आप लोगों के साथ इसको लिख लेता हूँ। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर लिखा गया है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और वो है आपकी ₹6 पर यूनिट। फिर आगे चलेंगे तो आपको लिखा हुआ आ रहा है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट, तो 1 मशीन आवर में 10 यूनिट्स, तो प्रोडक्शन पर आवर वो हो जाएगा आपका 10 यूनिट्स। आगे बढ़िए, क्वेश्चन ने कहा एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दिया हुआ है वो है जी ₹8,40,000। इसके अलावा आपको फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर आर दिया हुआ है, और पर आर दिया हुआ है आपको ₹14। आगे बढ़िए, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस है ₹10। इसके आगे बढ़िए तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आपको दे रखी है @2। इसके अलावा आपको फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट दे रखी है ₹2,40,000, और इसके अलावा आपको स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग 30,000 एंड क्लोजिंग 40,000। ये पूरे क्वेश्चन का पूरा डेटा आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है, और इन क्वेश्चंस के इस डेटा के थ्रू आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको निकाल के बताना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैं बाद में निकालूंगा, मैं मेरी कुछ वर्किंग्स जो है इस क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो मैं यहां पर करूंगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे,
as we know, valuation of stock under absorption costing is done at manufacturing cost, that is fixed and variable both. Whereas in marginal costing, valuation is done at variable manufacturing cost. Hence we can say मैं क्या लिख रहा हूं कि जो वैल्यूएशन होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो हम लोग करते हैं एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट मींस फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों. वेयर एज इन मार्जिनल कॉस्टिंग वैल्यूएशन इज डन एट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. हैंस वी कैन से मतलब कि वहां पर केवल वेरिएबल होता है, तो दोनों के अंदर इसका मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमेशा स्टॉक क्या होगा, ओवर वैल्यूड होगा. और ओवर वैल्यूड कितने से होगा, जो कि जितनी भी अमाउंट आपका फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उससे. हैंस वी कैन से stock will always overvalued, stock will always overvalued in absorption costing by cost of fixed production cost, by cost of fixed production absorption cost. तो मैंने क्या लिखा, Hence we can say stock will always overvalued in absorption costing. कितने अमाउंट से, by cost of fixed production absorption rate, जो भी फिक्स्ड प्रोडक्शन की एब्जॉर्प्शन रेट है उससे. तो भैया फिक्स्ड प्रोडक्शन की एब्जॉर्प्शन रेट निकालें. आइए, फिक्स्ड प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट. अब पर यूनिट कैसे है, आपको फिक्स्ड प्रोडक्शन रेट पर आर दिया हुआ है 14, और एक यूनिट को बनाने में आपको एक घंटे में आप 10 यूनिट बनाते हो. तो इसका मतलब क्या होगा सर, आपका 14 रुपीज पर आर है, इसमें आप डिवाइड लगाओगे, 10 यूनिट्स आप एक घंटे में बनाते हो, तो 10 यूनिट्स पर आवर. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा ₹1.4 पर यूनिट की एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी. क्लियर है क्या? आशुतोष सर ने आपको यहाँ पर लिख करके दिया है कि भैया दोनों के स्टॉक में जो डिफरेंस रहता है वो किसके पीछे रहता है, केवल और केवल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट के कारण. और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट मैंने 1.4 रुपीज पर यूनिट निकाल दी है आप लोगों के सामने. अब पॉइंट नंबर 1 से चालू करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग.
ब्रेक इवन पॉइंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ध्यान से सुनिएगा बात। एज वी नो at BP there will be no profit, no loss. Hence we will calculate profit under marginal costing by assuming profit under absorption costing as nil। आपको मैंने क्या लिखा? एज वी नो एट बीपी देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, हैंस वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बाय अज्यूमिंग, ये अज्यूम करते हुए कि प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज निल। एज निल नहीं, इज निल करेंगे इसको, इज निल मतलब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। और कैसे निकालेंगे? अब आइए, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग when zero profit under absorption costing। तो भैया प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग निकालना है जब जीरो प्रॉफिट होगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पर्टिकुलर्स अमाउंट। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। और आपको पता है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बीच में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। तो आप यहां लिखेंगे प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और वो हो जाएगा आपका जीरो। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो हो जाएगा आपका जीरो। अब मुझे ध्यान से सोच के बताइएगा, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जब भी आप प्रॉफिट निकालते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या किया होगा? ज्यादा ऐड किया होगा। कितने से? आप यहां देखेंगे, अगर अपना क्लोजिंग स्टॉक यहां पे 40,000 यूनिट का है तो आपको पता है आपने मार्जिनल में तो वैल्यू किया होगा 6 रुपए पर, एब्जॉर्प्शन में वैल्यू किया होगा 7.4 पर। इसका मतलब जो 1.4 एक्स्ट्रा है वो आपने क्या किया होगा? मैंने आपको बाकायदा नोट्स में लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा कि जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा जस्ट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन रेट का, जो कि हमारी है 1.4 पर यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया होगा बाई रुपीज 1.4 की रेट से। और 1.4 के हिसाब से आपका कितना आता है सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.4। इसका मतलब आपने एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय 56,000 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड किए थे। तो वो जो एक्स्ट्रा ऐड किए थे उनको लेस कर दो। ये बच्चों को कई बार माइंड में समझ में नहीं आता कि सर ये क्या ऐड क्या लेस करते हो। मैंने कहा मेरे को तो केवल इतना सा समझ में आता है। देखो आप किस जगह पर खड़े हो,
किस जगह पर जाना चाहते हो। मैं खड़ा हूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे खड़े हो, जाना कहां चाहते हो, मार्जिनल पे। तो जब आपने एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया होगा सर, 40,000 यूनिट को 7.4 पर वैल्यू किया होगा। आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, आपने यहां पर क्या किया होगा, आपने 7.4 पर वैल्यू किया होगा। आप जाना कहां चाह रहे हो सर, मार्जिनल कॉस्टिंग पे। मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाओगे तो वो वैल्यू करेंगे 6 पर। इसका मतलब आपने 1.4 से एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है, और एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है मतलब एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, और जो एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको लेस कर दो, सिंपल। ट्रेडिंग अकाउंट याद रख लेना, रिकंसिलिएशन कभी नहीं भूलोगे, लेस कर देना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा सर, एट द रेट ₹1.4, और वो कितना हो जाएगा सर, 40,000 यूनिट पर 1.4 तो हो जाएगा आपका 56,000। ये आपका लेस होगा। सेम इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं तो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालते समय 1.4 रुपीज एक्स्ट्रा लेस किया है। एक्स्ट्रा लेस क्यों, डेबिट साइड में था, डेबिट साइड में आपने 7.4 लेस किया होगा, जबकि मार्जिनल कहता है कि मैं तो 6 रुपए ही लेस करूंगा। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन के समय पर आपने एक्स्ट्रा लेस किए हैं 1.4 रुपीज, तो वो वापस से ऐड बैक कर दो। तो ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वही एट द रेट 1.4। 30,000 यूनिट पर 1.4 तो आपके पास आ जाएगा 42,000। और ऐसा करने से आपके पास क्या आएगा सर, यहां से माइनस में आ रहा है 14,000, तो 14,000 माइनस बोलूं या लॉस बोलूं, तो लॉस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और वो आ जाएगा आपका 14,000 माइनस में। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को 0 मान लिया, और अब इस 0 पर, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्सेप्ट है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट या लॉस निकाल लो जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट और लॉस 0 है। तो ऐसे केस में अब मेरे को अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि भाई आप बीपी बताओ, तो बीपी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे आएगा, बीपी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो बीपी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा, आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट लो, आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट लो, और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है सर, ध्यान से देखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है सर, 2 तरह की फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 8,40,000 और वेरिएबल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 2,40,000, 2,40,000 प्लस 8,40,000, तो ये तो हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 8,40,000 प्लस 2,40,000, ये तो हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में आपको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है या लॉस जो भी आ रहा है ना, इसको आपको एडजस्ट करते हुए एज ए डिजायर्ड सेल्स के हिसाब से सॉल्व कर देना है इसको। तो आपको क्या करना है, ये जो 14,000 का प्रॉफिट है ना, मतलब लॉस है, इसको माइनस करना है, क्योंकि ये लॉस है इसलिए माइनस किया है, प्रॉफिट होता तो ऐड करता, और डिवाइड कर देंगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा आपका 10 - 6 - 2, तो आपके लिए ये कितना आ जाएगा 10 - 6 + 2, तो आपके लिए बीपी कितना आ जाएगा सर, 8,40,000 प्लस 2,40,000 माइनस 14,000 डिवाइडेड बाय 10 - 8, तो बच गया 2, तो आ जाएगा 5,33,000 यूनिट्स। आपसे पूछा ओनली इन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट ही है, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को प्रोडक्शन भी दे दिया कि 5,33,000 यूनिट है। अब आपको पता है 5,33,000 यूनिट सेल की है, तो प्रोड्यूस कितनी करी होगी, ऑब्वियसली 10,000 यूनिट ज़्यादा करी होगी। कॉन्सेप्ट क्यों है 10,000 ज़्यादा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
क्योंकि इसके पीछे का रीजन है क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपकी सेल से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 5,43,000 यूनिट आपने बनाई, 5,43,000 यूनिट आपने बनाई, उसमें से 30,000 यूनिट आपके पास ऑलरेडी थी, तो टोटल आपके पास अवेलेबल यूनिट हो गई 5,73,000। इसमें से 40,000 यूनिट क्लोजिंग बच गई, तो आपके पास कितनी यूनिट आपने सेल करी? 533। इसलिए 5,43,000 आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। ऑल्दो इन्होंने पूछा नहीं है, बट फिर भी मैंने सॉल्यूशन में दिया है, मैं यहां पर सॉल्यूशन केवल इतना ही कर रहा हूं। तो बीपी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गया है। अब बीपी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग निकालना तो बेहद आसान है, वो तो आपको ऑलरेडी आप सीखे हुए हो। बीपी मार्जिनल कॉस्ट, उसमें क्या है? सीधा वही सारा सिस्टम है जो आज तक करते आए हो। 8,40,000 प्लस 2,40,000। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ ₹2 का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने ऊपर ऑलरेडी शो कर दिया है। तो ऐसे केस में कितना आ जाएगा? 8,40,000 प्लस 2,40,000 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 5,40,000 यूनिट। बिल्कुल सर, आंसर मैच है। तो 5,40,000 यूनिट्स, ये लीजिए। ये तो बेहद आसान था, आपको भी पता है, जो आज तक हम लोग करते आए हैं। क्वेश्चन ने कहा अज्यूम करो कि जो सेल है एट ब्रेक इवन लेवल कंप्यूटेड एट 2 अबव, 2 अबव मतलब कि 5,40,000 यूनिट। आप ये अज्यूम करते हुए कि भैया हमने इस लेवल पर जो सेल करी है, यही अज्यूम करो कि यही सेल है, तो एट दैट अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी हमने फिक्स्ड ओवरहेड की राइट ऑफ किया अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आपके प्रोडक्ट पर ही राइट ऑफ करी है। तो फाइंड आउट करो प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब आपको क्या करना है? इस प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कैलकुलेट करना है, मतलब यही अप्रोच वापस से निकालनी है। अब बस अंतर इतना सा होगा, क्योंकि आपको पता है एट बीपी प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होगा? 0। तो बस अब आपके जस्ट अपोजिट रहेगा। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग when sale is at BP अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, उस पर जब सेल आपका बीपी पर है, तब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे क्या प्रॉफिट आएगा वो बताना है। तो आपको क्लियरली पता है, एज वी ऑल नो, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग will be ₹0 when, as we all know, profit under marginal costing will be 0 when working at BP. So profit under absorption costing, so profit under absorption costing will be as below. तो भैया प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा वो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अब की बार मैं कर रहा हूं जस्ट अपोजिट चीजें। अभी हमने ऊपर जब कैलकुलेशन करी थी तो हमने किया था एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल का सफर, अब हम करेंगे मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन का सफर। तो आइए कैसे होगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 0 एट बीपी। तो बीपी पर ये प्रॉफिट तो होगा 0।
अब ध्यान से सुनना है और इस कान को थोड़ा सा खोल लीजिएगा। आप मुझे एक चीज बताओ, आपने बी मार्जिनल कॉस्टिंग पर वैल्यूएशन कितने पर किया होगा? 6 रुपए पर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वैल्यूएशन कितने पे होगा? 7.4 पर। इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों का ओवर वैल्यूएशन जो भी रहेगा, अगर आपने क्या किया है, अगर मैं ये बोलता हूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमने ओवर वैल्यूएशन किया है, तो क्या मैं इसका जस्ट अपोजिट कह सकता हूं कि अंडर वैल्यूएशन हुआ है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग में? तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसमें ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो भैया मार्जिनल कॉस्टिंग पर आपने क्या किया होगा? 1.4 रुपीज कम वैल्यू किया है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है नहीं साहब ज्यादा होगा, 7.4 पर होगा। आप खुद सोच के देखिए, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। 40,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है। आपने मार्जिनल में क्या किया होगा? क्रेडिट सर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 2,40,000 किया होगा। जबकि करना कितना चाहिए था, मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितना होगा? 7.4 मल्टीप्लाई बाय 40,000 तो होगा 2,96,000। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहां पर क्या किया? 56,000 रुपीज से अंडर वैल्यू किया हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग में। अब हम जा कहां रहे हैं? मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन की तरफ। तो मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन की तरफ अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब ये 56,000 और ऐड होंगे। तो क्योंकि आपका अंडर वैल्यूएशन किया है आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में, आप घबराइएगा मत, ऐसे मत सोचना सर यही क्लोजिंग स्टॉक आपने ऊपर तो ओवर वैल्यू किया है, यहां पर अंडर वैल्यू किया है, क्योंकि मैं यहां पर अंडर वैल्यूएशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आपको पता है अगर एब्जॉर्प्शन में ओवर वैल्यूएशन है तो मार्जिनल में अंडर वैल्यूएशन है, जस्ट अपोजिट ही हुआ ना भैया। सिंपल सा चीज है कि अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पास मेरे से 10 रुपए ज्यादा हैं तो मेरे पास आपसे 10 रुपए कम है, सिंपल है। तो सेम वही चीज है, अगर आपने एब्जॉर्प्शन में ओवर वैल्यू किया है तो मार्जिनल में अंडर वैल्यूएशन है। तो इसका मतलब यह है कि आपने अगर एब्जॉर्प्शन में ज्यादा ऐड करना है, आपने यहां पर कम ऐड किया है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो और ऐड करो, तो भैया 56,000 ऐड हो जाएगा। और जस्ट इसके अपोजिट आपने क्या किया? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कम लेस किया है। ओपनिंग स्टॉक जो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में, वो आपने 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,80,000 ही लेस किया है। आपको पता है डेबिट साइड में आता है तो आपने 1,80,000 लेस किया। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है नहीं जी 7.4 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 2,22,000 रुपए लेस करो। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ सर? 7.4 या आपका और 6 रुपीज के हिसाब से 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 1,80,000, और यहां पर आपका 7.4 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 2,22,000 माइनस 1,80,000, तो भैया 42,000 रुपीज आपने कम लेस किए हैं। तो कम लेस किए हैं तो और लेस कर दो, और ये आपने किया तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, और ये आ जाएगा जी आपका ₹14,000। दैट्स ऑल, खत्म। 33 मिनट्स लग गए हैं एक ही क्वेश्चन को कराने में। इसके हिसाब से मेरे को लगता है कि मेरा पूरा लेक्चर आज बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में लगेगा। ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट क्वेश्चन नंबर 13 विल टेक 40 से 45 मिनट्स लेकर के जाएगा वो मेरा। दोस्तों मैंने इसमें क्या किया, पूरा क्वेश्चन वापस से रिकैप कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन मेरा रिकैप मांगता है। मैं आपको इसमें रिकैप जरूर करके दूंगा कि भैया आपके लिए। जस्ट ए सेकेंड, मेरे पास परफेक्ट 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 ओके जी। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, मैंने सारी डिटेल्स थी वो मैंने गिवन लिखा। क्वेश्चन चाहता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के बताओ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपको क्या है? पहला पॉइंट कि मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट और लॉस जीरो होता है, ये आपको पता है। अब हमारे को पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कॉन्सेप्ट है किसका? मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो हमारे को अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बीपी निकालना है तो हमें क्या करना होगा? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प से
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प से हमको क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प से अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालता हूं तो वो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा सर, वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा आपका डिफरेंस हम लोग लेंगे किसका, क्योंकि मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस केवल और केवल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का होता है, और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का ही अगर डिफरेंस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, तो आपको कुछ नहीं करना, आप चेकआउट करो। आपने क्या किया होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने प्रॉफिट माना 0, क्योंकि बीपी निकालना है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट माना आपने 0। अब आपने क्या किया होगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपने जब एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट निकाला जो कि 0 आपने निकाला, उसको निकालने में आपने क्या किया होगा, आपने लेस किए होंगे 7.4 के हिसाब, सॉरी ऐड किए होंगे 7.4 के हिसाब से, जबकि मार्जिनल कहता है मैं तो 6 रुपए के हिसाब से ही ऐड करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 1.4 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 1.4 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन में ओवर वैल्यूएशन करते हैं, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को मैंने वापस से लेस कर दिया, जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था वो वापस से लेस कर दिया। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने ज्यादा लेस कर दिए, तो जो ज्यादा लेस कर दिए उसको वापस ऐड कर दो, इससे आपके पास प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट क्या कहलाता है, वो प्रॉफिट कहलाएगा जी आपका लॉस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और इसको आपको लेना है लॉस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग को, और बाकी का कॉन्सेप्ट लगाना है डिजायर्ड सेल्स के हिसाब से। इस लॉस को अर्न करने के लिए कितने यूनिट्स की सेल करनी है वो निकालनी है। तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, प्लस होता तो प्रॉफिट होता तो प्लस करता, लॉस है तो माइनस करना है, तो ये आपका रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का यहां पर टोटल आपके लिए क्या करने का है, टोटल फिक्स कॉस्ट में से आपने अपना प्रॉफिट जो है वो आपने लेस कर दिया, तो प्रॉफिट आपने लेस किया, प्रॉफिट लेस करने के बाद में डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, तो आपके पास आ जाएगी यूनिट्स। फिर बात कर लेते हैं आपके बीईपी पर। बीपी मार्जिनल कॉस्टिंग वो तो नॉर्मल जैसे आज तक हम लोग करते हैं वैसे ही होगा। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूछा है, और कब पूछा है, ये मानते हुए कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है ना सेकंड में, मतलब कि मार्जिनल कॉस्टिंग में वो निकाला है, उस टाइम पर हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा वो निकालो। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग व्हेन सेल इन एट बीपी, व्हेन सेल इज एट बीपी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब सेल बीपी पर है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर सेल बीपी पर होगा तो प्रॉफिट क्या होगा मार्जिनल कॉस्टिंग पे 0, और 0 होगा तो उस केस के अंदर हमारे साथ क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने 6 रुपए ऐड किए हुए हैं, जबकि ऐड करने हैं 7.4, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो कहता है मैं 7.4 ऐड करूंगा, आपने ऐड किए 6 रुपए, इसका मतलब 1.4 और ऐड करो, तो वो 1.4 क्लोजिंग स्टॉक मैंने और ऐड किए हैं। एब्जॉर्प्शन आपका ओपनिंग स्टॉक के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि मैं 6 रुपए ही लेस करूंगा, एब्जॉर्प्शन कहता है नहीं जी हम तो 7.4 लेस करेंगे, कोई बात नहीं, तो 1.4 एक्स्ट्रा है वो लेस कर दो, तो प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा। दोस्तों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे ये जरूर से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ये आप लोग मुझे हर हाल में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। आप लोगों को ये मैंडेटरी है मुझे बताना कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं इंतजार करूंगा आप सब लोगों के मैसेज का। कहां पर? डाउट सॉल्विंग नंबर पर, जो कि आपकी बुक में भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, और आप लोगों को जब आपने क्लास बाय की होगी तब आपको मेल में भी आया होगा, क्योंकि मुझे यह जानना है आप सब लोगों से कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। 39 मिनट्स मैंने इस क्वेश्चन को डिवोट किए हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आइएगा क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ने से पहले बता दूं 3 टाइम्स रिवीजन रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन पर। लास्ट डे रिवीजन पर नहीं लेने की जरूरत, बट 3 बार आपको इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये बहुत ट्रिकी है, बहुत सारा है, बट इसकी प्रैक्टिस आपको होनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बेहद आसान है अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया तो। रिवाइज करने के बाद बहुत आसान नहीं बहुत आसान है। 8 मार्क्स या 7 मार्क्स के लिए आपके ये क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं 7 मार्क्स के लिए आपके पास टोटल करने के लिए 14 मिनट्स का समय है मिनिमम। सर मतलब कैसे? आपको पेपर के अंदर समय मिलता है 180 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, टोटल 195 मिनट्स। सर रीडिंग टाइम में लिख नहीं सकते, कोई बात नहीं, तो रीडिंग करने का जो समय है वो भी आपका इंक्लूड है उसमें। तो 195 मिनट्स आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है, तो मतलब 1.95 मिनट्स पर मार्क्स,
मतलब कि 2 मिनट्स, मोटा मोटी 2 मिनट्स पर मार्क्स के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो 7 मार्क्स के लिए 14 मिनट्स टाइम डिवोट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने में आपको 7 मिनट्स से 8 मिनट्स लगेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है तो। नहीं किया हुआ तो आपको लगेगा अरे यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, फिर आप कुछ भी करके आ जाओगे, जबकि ये क्वेश्चन आसान है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, न्यूली इंसर्टेड न्यू स्टडी मटेरियल। मैं न्यूली इंसर्टेड कब कब लिखूंगा आपकी बुक में, जब भी ये क्वेश्चन 2016 सिलेबस में नहीं होगा और 2022 सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने न्यूली इंसर्ट किया गया होगा, तो वो क्वेश्चन के आगे मैंने लिखा होगा न्यूली इंसर्टेड न्यू स्टडी मटेरियल। क्लियर है? आगे बढ़िए। 3 टाइम्स रिवीजन है, लिख लीजिएगा आप लोग। SK लिमिटेड ए केटरिंग सर्विस टू सप्लाई फूड टू पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। एक SK करके कोई बंदा है जो स्टार्ट कर रहा है कैटरिंग सर्विसेज, जो सप्लाई क्या करेगा, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट है उनको फूड सप्लाई करेगा। एंड दोज हु वर रिकवरिंग फ्रॉम पेंडेमिक, और या फिर वो लोग जो कि पेंडेमिक से रिकवर कर रहे होंगे उनके लिए। द कॉस्ट ऑफ फूड एंड डिस्पोजेबल, यहां पेंडेमिक से मतलब है कोविड पेंडेमिक। भाई साहब न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है ना ये 2022 में, उससे पहले हमने कोविड देख लिया था, इसलिए इन्होंने इसको पेंडेमिक वर्ड दिया, नहीं तो पेंडेमिक वर्ड तो हमने सुना ही नहीं था। भाई साहब मैंने तो नहीं सुना था, हम हिंदी मीडियम के, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हमने नहीं सुना था पेंडेमिक, हमने आपदा सुना है, पेंडेमिक नहीं सुना है। द कॉस्ट ऑफ फूड एंड डिस्पोजल पैकिंग ड्यूरिंग ए मंथ ऑफ 30 days इज ₹100 पर मील। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट जो है फूड की एंड डिस्पोजल पैकिंग की, जो डिस्पोजेबल पैकिंग आती है ना, मतलब जो प्लेट आती है डिस्पोजेबल, उसकी पैकिंग की ड्यूरिंग ए मंथ ऑफ 30 days इज ₹100 पर मील। मतलब कि एक बार के खाने के 100 रुपए की, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट है। शी सेल ईच मील एट 160, और सेलिंग प्राइस दे दी 160। शी हैज एन अरेंजमेंट विद डिलीवरी एजेंसी दैट क्विकली रीचेज फॉर पिकअप एंड डिलीवरी टू कस्टमर। उन्होंने किसी डिलीवरी पार्टनर से बात की कि भैया आप हमारे बेसिस पे डिलीवरी कर दोगे क्या। कुल मिला के SK करके, सपोज से ये हमारे संतोष कुमार करके कोई मैडम है, उन्होंने सोचा कि यार हम लोग घर में बैठे ही रहते हैं, तो मैं क्या करूं यार, कुछ काम करूं। तो इन्होंने प्लान किया कि यार मैं एक काम करती हूँ कि घर का खाना, शुद्ध खाना बना करके मैं कुछ आपका फूड पैकेट्स बनाते हैं और इसको हम हॉस्पिटल में डिलीवर करेंगे। अब हॉस्पिटल में मैडम को क्या है ना, खाना बनाना तो आता है, डिलीवरी का काम खुद थोड़ी देखेंगी, तो डिलीवरी के लिए इन्होंने बात की लेट्स से स्विगी वालों से इन्होंने बात की या जोमेटो वाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से पिक कर लेना और हॉस्पिटल में डिलीवर कर आना। ठीक है जी। द एजेंसी चार्जेस ₹120 पर डिलीवरी। एजेंसी जो है मतलब कि जोमेटो जो है वो 120 पर डिलीवरी रहता है, ऑन कंडीशन दैट not more than 10 meals to be transported by one person on one trip। मतलब उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि आप तो कह दोगे लो जी ये 2000 पैकेट ले जाओ एक बार में और 120 रुपए ले लेना, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा हम आपसे पर डिलीवरी 120 रुपए लेंगे। हमारा बंदा मोटरसाइकिल पे आएगा, मोटरसाइकिल में हम उसको पीछे बैग देते हैं, आपने देखा होगा जोमेटो वाले बैग लेके आते हैं, लेकिन उस बैग के अंदर कैपेसिटी 10 पैकेट से ज्यादा की होती नहीं है। तो इन्होंने कहा आप बेशक हमको 120 रुपए दे देना, लेकिन हम एक बार में 10 पैकेट से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। by one person on one trip, that is 120 is charged irrespective of the number of meal subject to maximum of 10 meal। इसका मतलब इन्होंने कहा 120 is charge, हम 120 रुपए चार्ज करेंगे irrespective of number of meal। नंबर ऑफ मील से हमको कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 मतलब का अर्थ ये हुआ आप एक मील दो चाहे 10 मील दो, हम 120 रुपए लेंगे। मतलब हमारा बंदा आएगा बैग टाक करके मोटरसाइकिल पे छू, तो वो 120 रुपए लेके जाएगा। आप उसको 10 से ज्यादा पैकेट नहीं दे सकते, एक दोगे वो आपकी इच्छा है। एक आप खुद ही नहीं देना चाहोगे, क्योंकि एक आप कैसे दोगे, 100 रुपए का खाना, 120 रुपए डिलीवरी, 220 रुपए का खर्चा हो गया, 160 रुपए तो आपको मिलने ही वाले हैं, तो लॉस में तो नहीं दोगे। तो ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे कि भैया मेरे को यहाँ पर जो है ना, मेरा जो खर्चा है वो खर्चा किसी भी सूरत में कम से कम होने के लिए आप क्या चाहोगे कि भैया इसकी जो डिलीवरी है ना ये पूरी की पूरी यूज करें हम। पूरी की पूरी यूज करोगे तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं 10 पैकेट यूज करूंगा तो 120 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, 10 पैकेट भेजता हूं तो मेरे को पर पैकेट 12 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी, तो वो मेरे लिए ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर मैंने 10 की जगह 9 किया तो ये कॉस्ट 12 की जगह 13 हो जाएगी, 8 किया तो ये आपकी 12 की जगह कॉस्ट 15 हो जाएगी, ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो आप क्या चाहोगे कि यार हम लोग इन्होंने कहा ना मैक्सिमम 10, तो हम मैक्सिमम 10 ही यूज करेंगे। क्यों? एट वॉट वॉल्यूम ऑफ सेल्स विल शी ब्रेक इवन एट द अर्लीस्ट।
एट द अर्लीस्ट, एट दी अर्लीस्ट वो तभी संभव है जब वो उसके पूरे मैक्सिमम 10 पैकेट को यूज करेगा। हाउ मेनी डिलीवरी विल बी रिक्वायर्ड, और फिर उसमें डिलीवरी कितनी चाहिएगी वो आपको बताना है। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर आपको क्या करना है, आपके लिए यहां पर, और यहां पर ये देखिए शी इनकर्स ए फिक्स्ड एक्सपेंडिचर 1,44,000 पर मंथ, ये आपको फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पर क्या है, आपको फिक्स्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि किस लेवल पर अर्लीस्ट आएगा और उसमें कितनी डिलीवरी लगेगी। तो हम पहले नंबर ऑफ बीपी निकाल लेंगे, बीपी की यूनिट्स में हम 10 का डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिलीवरी आ जाएंगे। इफ शी इज एबल टू सेल 5,000 मील इन ए मंथ, तो व्हाट विल बी हर मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब अगेन मैं क्या होऊंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट उसको तभी होगा जब वो पूरे के पूरे 10 मील एक ही विजिट में भेजेगी। तो उस केस में कितना प्रॉफिट होगा वो निकाल लेंगे। वॉट विल बी हर वर्स्ट इनकम, मतलब कि बुरे से बुरा उसकी क्या इनकम होगी एट दिस लेवल, अज्यूम करते हुए शी विल नॉट एंटरटेन एनी डिलीवरी फॉर लेस देन 3 मील पर डे। तो 3 मील से कम कभी भी वो एंटरटेन नहीं करेगी। ऐसे केस में उसका वर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा, वर्स्ट सिनेरियो यही रहेगा कि वो 3 ही डिलीवरी दे, और 3 डिलीवरी के केस में उसका क्या प्रॉफिट आएगा वो कैलकुलेट करके बता देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का रहेगा 12। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या क्या दे रखा है। सेलिंग प्राइस दे रखी है ₹160, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है आपको ₹100, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है ₹1,44,000। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। तो आइए पहला पॉइंट, क्वेश्चन ने कहा था कि अर्लीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, इफ शी wants to know, if she wants to achieve break even point at earliest, if she wants to achieve break even point at earliest, then she will have to use maximum capacity, of transportation. That is 10 मील पर ट्रिप। तो भैया अगर उसको अपना ब्रेक इवन पॉइंट एज सुन एज पॉसिबल चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भैया उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 10 मील वाला ट्रांसपोर्टेशन यूज करना पड़ेगा। अब 10 मील वाला ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको यूज करना है तो क्या रहेगा भैया, आपको इसमें क्या करने का है, सर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट निकालो। तो वेरिएबल कॉस्ट पर मील ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना आ गया, ₹120 पर ट्रिप। एक ट्रिप में 10 मील तो हो जाएगा ₹12 पर मील। अब इस केस में आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ₹160 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, सॉरी सेलिंग प्राइस हो गई। ₹100 आपके पैकिंग के और फूड के कॉस्ट है, प्लस ₹12 आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट 112 की लेस करोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर मील आ जाएगा और वो आ जाएगा ₹48। क्लियर है क्या, ₹48 आ जाएगा।
आपको इस जगह पे निकाल देना ब्रेक इवन पॉइंट। $1,44,000 टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 48 रुपीज़ पर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास आ जाएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाय 48, तो आ जाएगा 3,000 मील, मतलब कि 3,000 मील पर उसको बीपी आएगा। और इस केस में इन्होंने कहा था नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी होगी, तो भैया हर एक डिलीवरी में 10 मील जाएंगी, तो टोटल 3,000 पैकेट्स आपको डिलीवर करने हैं, एक में 10 जाएंगे, तो आपको 300 बार 300 ट्रिप ये आपके लिए हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ डिलीवरी 300 हो जाएगी पर मंथ की। क्लियर है क्या? ये इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों मैंने क्या किया, आपको पता है नॉर्मली मैंने सेलिंग प्राइस लिखी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट लिखी, मेरी फिक्स कॉस्ट लिखी। क्वेश्चन कहता है कि भैया आपको बीपी अचीव करना है एज सुन एज पॉसिबल। अब एज सुन एज पॉसिबल तो तभी होगा जब आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करोगे, और मैक्सिमम कैपेसिटी है एक ट्रिप में 10 मील पैकेट या 10 फूड पैकेट आपके भिजवाने के। एक बार डिलीवरी के 120 रुपये का खर्चा है, तो अगर एक बार में अगर हम 10 पैकेट भिजवाएंगे तो 12 रुपये पर मील का खर्चा आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? 100 रुपीज़ फूड के, 12 रुपीज़ आपके डिलीवरी के, 112 रुपये का खर्चा, 160 रुपये की सेलिंग प्राइस, तो 48 कॉन्ट्रीब्यूशन, और आपके फिक्स कॉस्ट 1,44,000 में 48 का डिवाइड लगाओगे तो 3,000 मील आपके आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट। नंबर ऑफ डिलीवरी के लिए 3,000 में आप 10 का डिवाइड लगा देंगे, दैट मीन्स आपके हर बार के अंदर 10 पैकेट लेकर के जाएगा, तो 300 बार लेकर के जाएगा। क्लियर है? डन सर। क्वेश्चन कहता है दूसरे पॉइंट में, इफ शी इज एबल टू सेल 5,000 मील इन ए मंथ, तो व्हाट विल बी हर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन जानना चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो अगेन इसका मतलब क्या होगा, हम लोग अगेन आप लोगों का यही कंट्रीब्यूशन पे जाएंगे। क्यों? मतलब कि हमारे को डिलीवरी की कैपेसिटी पूरी फुल यूज करनी है, तो अकॉर्डिंगली सेकंड क्वेश्चन, इफ she wants to get maximum profit, then she will have to use full capacity again, full capacity of transportation, full capacity of transportation, hence contribution per meal will be ₹48. Profit will be तो प्रॉफिट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन 5,000 फूड पैकेट @48, 5,000 @48, तो आ जाएगा 2,40,000 लेस फिक्स कॉस्ट ₹1,44,000, और इससे आपके पास जो आएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा ₹96,000। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है। क्वेश्चन ने कहा आपको कि भैया मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए अगर हम 5,000 यूनिट मतलब 5,000 फूड पैकेट अगर हम लोग बेचते हैं तो 5,000 बेचेंगे, तो भैया हमको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हमको मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करनी पड़ेगी। मैक्सिमम कैपेसिटी में कंट्रीब्यूशन 48 का, तो 48 5,000 मल्टीप्लाई 48, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। लास्ट केस इन्होंने कहा व्हाट विल बी हर वर्स्ट इनकम एट दिस लेवल, इस लेवल पर उसकी वर्स्ट इनकम क्या रहेगी, अज्यूम करते हुए शी विल नॉट एंटरटेन एनी डिलीवरी फॉर लेस देन 3 मील्स पर ट्रिप। अब भैया हर ट्रिप में 3 मील से
ज़्यादा, जस्ट एक सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी हर वर्स्ट इनकम एट दिस लेवल, मतलब कि आपको वर्स्ट इनकम बतानी है अगर हम लोग इस लेवल पर बेचते हैं, मतलब इस लेवल पर, मतलब कि 5,000 यूनिट ही वो बेचती है। अज्यूम शी विल नॉट एंटरटेन एनी डिलीवरी फॉर लेस देन 3 मील्स पर ट्रिप। ये अज्यूम करते हुए कि वो 3 मील से कम नहीं देगी आपके, तो वो 3 से कम नहीं देगी, वो 10 से ज्यादा नहीं लेके जाएगा। और क्वेश्चन जानना चाहता है वर्स्ट सिनेरियो, तो वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा जब आप कम से कम डिलीवरी पर डिलीवरी देते हैं। तो she wants to know worst scenario profit when she will not entertain less than 3 डिलीवरी। वर्स्ट सिनेरियो में वो आपका प्रॉफिट जानना चाहती है, और वो क्या जानना चाहती है जब वो 3 डिलीवरी से कम एंटरटेन नहीं करेगी। सो वी कैन से in worst case number of meal per delivery is only 3। तो भैया वर्स्ट सिनेरियो क्या है भैया? बेस्ट तो क्या है कि आपने 10 कैपेसिटी और 10 की 10 पूरी यूज कर ली। वर्स्ट क्या है सर? आप 3 से कम तो आप भी नहीं दोगे। तो वर्स्ट क्या है, मतलब कि रेंज क्या है 3 से 10। तो वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा 3। तो आपने कहा कि मैं 3 से कम नहीं दूंगी, तो 3 से कम नहीं दोगे, तो वर्स्ट सिनेरियो क्या है 3। तो सो वी कैन से इन वर्स्ट केस नंबर ऑफ मील पर डिलीवरी इज ओनली 3 एंड in that case variable delivery cost per meal will be क्या होगी? ₹120 एक डिलीवरी का। एक बार में आप केवल 3 ही पैकेट दोगे तो ₹40 पर मील। ₹40 पर मील। तो अकॉर्डिंगली रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन क्या होगा? $5,000 फूड पैकेट मल्टीप्लाई बाय करोगे कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर? 160 की सेलिंग प्राइस, इसमें आप माइनस करेंगे 100 प्लस 40 को माइनस करोगे, तो आपके क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। आप चाहो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेपरेटली भी निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन पर मील कितना होगा? ₹160 की सेलिंग प्राइस, इसमें से माइनस कर दो 100 की तो फूड कॉस्ट प्लस 40 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा पर मील का कितना सर? ₹20। आप चाहो तो डायरेक्टली इस 20 को ले लो।
तो ये आ जाएगा आपका ₹20। और इस 20 को अगर आप लेते हैं तो भाई साहब आपके पास क्या आ जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ₹1,00,000 का कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप लेस करेंगे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो कि है 1,44,000। तो वर्स्ट केस के अंदर आपके साथ क्या हो सकता है मैडम अगर वर्स्ट केस हो गया तो आपको यहां पर लॉस हो जाएगा 44,000 का। दैट्स ऑल। आंसर चेक कर लीजिएगा, मैच है। सर आपने तो बोला था 10 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा समझने के बाद, समझने से पहले नहीं। ये जितनी रामायण मैंने लिखी है आप लोगों को वहां पर ये पूरी की पूरी रामायण समझनी थोड़ी है। आप लोगों ने तो ये ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन करके बैठे होंगे 3 बार, 3 टाइम्स रिवीजन, इसीलिए तो करा रहा हूं इस क्वेश्चन का। तो आप लोगों ने यहां पर क्या किया इस केस के अंदर, दोस्तों क्वेश्चन को समझना जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने पहले केस में तो बोला साहब व्हाट लेवल ऑफ सेल्स शी गेट ब्रेक इवन एट अर्लीस्ट। अब अर्लीस्ट ब्रेक इवन चाहिए, इसका मतलब डिलीवरी भाई साहब मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 10 वो पूरी की पूरी यूज होनी चाहिए। तो पूरी की पूरी यूज होगी तो इसका मतलब 120 रुपए में 10 डिलीवरी, 10 पैकेट डिलीवर, मतलब पर डिलीवरी 12 रुपए का मील पर मील कॉस्ट आएगी, 12 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन, 100 रुपए फूड की कॉस्ट, 12 रुपए की डिलीवरी कॉस्ट, 112 रुपए की कॉस्ट 160 में से। तो 160 में से 112 रुपए का खर्चा लगा, 48 रुपए आपने कमाए, कॉन्ट्रीब्यूशन 48, 1,44,000 का फिक्स कॉस्ट, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 48 तो आपके पास आ जाएगी 3,000 डिलीवरी, 3,000 पैकेट्स। 3,000 पैकेट्स को आप कितने नंबर ऑफ डिलीवरी दोगे, तो 3,000 डिवाइड बाय 10 तो आ जाएगा 300 डिलीवरी। दूसरे केस में बोलता है कि भैया 5,000 की अगर हमारी कैपेसिटी आती है तो 5,000 रुपए की 5,000 पैकेट अगर हम लोग डिलीवर करते हैं तो उस केस के अंदर हमारा बेस्ट प्रॉफिट क्या आएगा, मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करेंगे, और मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करोगे तो वही 48 का कंट्रीब्यूशन आएगा 5,000 यूनिट पर, तो 2,40,000 का कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट 1,44,000 लेस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 96,000। लास्ट केस में वो बोलते हैं कि भैया वो मैडम जो है ना वो 3 से कम डिलीवरी नहीं देगी और सामने वाला 10 से ज्यादा नहीं लेगा। इसका मतलब रेंज क्या होगी, 3 से 10। मैडम जानना चाहती है वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरा क्या प्रॉफिट लॉस होगा। तो वर्स्ट सिनेरियो ये है कि आप हर बार डिलीवरी वाले को आते हो और केवल 3 ही पैकेट देते हो, क्योंकि आपका डिमांड इतनी सी है। तो 3 पैकेट करके दोगे तो 120 रुपए का खर्चा लग रहा है 3 पैकेट ही देने के। तो भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपकी डिलीवरी कॉस्ट 40 रुपए पर पैकेट पड़ रही है। 40 रुपए पर पैकेट पड़ रही है तो भैया 40 रुपए की तो डिलीवरी कॉस्ट, 100 रुपए का फूड का कॉस्ट, तो 140 का खर्चा हो गया। आपके पास बचा क्या, 160 में से 140 बचे तो बचे 20 रुपए। 5,000 पर 20 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, 1,44,000 की फिक्स कॉस्ट, तो लॉस हो गया 44,000 का। दैट्स ऑल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है समाप्त। अब हम लोग फाइनली इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अभी हमारे पास 58 मिनट का समय बचा है। ओ भाई साहब 58 मिनट का समय बचा है और हमारे पास आखिरी सम है इस चैप्टर का, और वो चैप्टर का आखिरी सम है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आया था न्यू सिलेबस के पहले एग्जाम में। जी हां दोस्तों, न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम जो हुआ, या मैं यूं कहूं जून 2025 तक के आज तक के एग्जाम में ब्रेक इवन एनालिसिस से आया हुआ एकमात्र क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आशुतोष लाटा की बुक में नहीं था। मैं खुद कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं था, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यही क्वेश्चन कहां से पिक किया, ये इंस्टीट्यूट का मैं आपको बता दूं, ICAI CA इंस्टीट्यूट के एग्जाम का। सर आपको ICAI के क्वेश्चन क्यों पता है, क्योंकि मैं इस एग्जाम के क्वेश्चंस में करके बैठा हूं। मैं आपको बताऊं 2021 तक 2021 में इंस्टीट्यूट के 2 कोर्स चला करते थे CA फाइनल के अंदर, और उसमें ओल्ड और न्यू साइमल्टेनियसली चल रहा था। उसके 2 सब्जेक्ट के नाम थे, एक था एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि ओल्ड सिलेबस में चलता था जिसमें मैं पास हुआ। फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में SCMPE स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के नाम से सब्जेक्ट लॉन्च किया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट के अंदर ये SCMPE भी इंस्टीट्यूट ने रिमूव कर दिया है CA फाइनल से। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब मैं जब पास हुआ था तो उस टाइम पर मैंने आज जो प्रेजेंट बैच कोर्स है उससे पिछला वाला कोर्स भी मैंने नहीं पढ़ा, मतलब मैंने SCMPE वाला भी नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला कोर्स। और ये मैं आपको बता दूं एडवांस मैनेजमेंट वाला अकाउंटिंग वाला कोर्स लास्ट 2021 नवंबर से डिसकंटिन्यू हो गया। नवंबर 2021 वाज द लास्ट एग्जाम जिसके अंदर ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। उसके अंदर इंस्टीट्यूट के 2 बुक चला करती थी, एक स्टडी मटेरियल और एक प्रैक्टिस मैनुअल।
ये आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल, जो कि काइंड ऑफ स्कैनर ही हुआ करता था, मतलब उसमें पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो ये आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल, जिसे हम लोग पीएम कहा करते थे, ये आईसीआई के पीएम का क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम एज इट इज फिगर टू फिगर, जो कि आप चाहोगे तो सर्च कर लेना, 2.23 पेज पर आपको जाकर के मिलेगा। अगर इंस्टीट्यूट कई बार अलग से क्वेश्चन उठा रहा है ना डिसीजन मेकिंग वाले टॉपिक्स में, तो वो इंस्टीट्यूट के आईसीआई के पीएम से ही उठा रहा है। मतलब ऐसा पिछले 2-3 अटेम्प्ट में हो चुका है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंस्टीट्यूट आईसीआई के पीएम से उठा रहा है। लेकिन सर, क्या हमें आईसीआई का पीएम करना चाहिए? आंसर है नो। आईसीआई के पीएम के अंदर 600 से प्लस क्वेश्चन है। आप कितने क्वेश्चन करोगे? 500 से प्लस क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए क्लास में, 600 क्वेश्चन आप अलग से और करोगे। उन 600 में से क्वेश्चन आना है मुश्किल से 1 या 1.5 का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूरा आ सकता है 14 मार्क्स का, वो भी वहां से आ सकता है, या 7 मार्क्स का कोई और क्वेश्चन और आ जाएगा। तो बस, तो हद लिमिट इतनी सी है। तो भाई साहब, और वो भी ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके अंदर भी हमारा हाथ पैर नहीं चला सकते, हम हाथ पैर मार लेंगे फिर भी। तो इसलिए आपको वहां पर हाथ पैर मार लेना बजाय कि यहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पिक किया आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रैक्टिस मैनुअल के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एज इट इज फिगर टू फिगर सेम है, मतलब कोई फिगर भी चेंज नहीं किया। क्वेश्चन बेहद तगड़ा है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग मेरे साथ अच्छे से पढ़ते हुए चलेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के मार्क्स हैं, पढ़ने के मार्क्स हैं मतलब इस क्वेश्चन को जितना ढंग से पढ़ोगे उतना ही आसानी से इसका पेपर, आप लोग इसका क्वेश्चन पेपर इजीली सॉल्व कर पाओगे। मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या कह रहा है? यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय ए फ्रेंड। आपको आपका एक फ्रेंड है, वो अप्रोच करता है। हु इज सीकिंग योर एडवाइस एज टू वेदर ही शुड गिव अप हिज जॉब एज एन इंजीनियर। वो आपसे जानना चाहता है, आपका एक फ्रेंड है। लेट्स से मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, या मैं यूँ कहूँ मेरा भाई ही है, मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, सागर अशनानी करके मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। तो ये जो सागर अशनानी है बेसिकली ये क्या चाहता है? ये चाह रहा है यार, बड़े दिन से दुखी हो रहा है यार, जॉब वाले कहते हैं यार जॉब वाले मेरी सुनते नहीं है, बीवी मेरी सुनती नहीं है, मैं जिंदगी से दुखी हूँ, करूँ क्या? तो सागर क्या चाहता है कि यार देखो यार, जिंदगी से दुखी तो हुई, जॉब में मैनेजर मेरी सुनता नहीं, घर में मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं, तो ऐसे केस में मैं करूं तो करूं क्या? तो वो बोलता है कि यार देखना भाई यार, तू सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हमने तेरे को बनाया है, तेरे को बनाया क्यों है साले? मेरे को बता तो सही कम से कम कि यार मैं क्या करूं जीवन में, मैं बहुत दुखी चल रहा हूं, ऑफिस में जाता हूं तो मैनेजर खाता है, घर में आता हूं तो मेरे को मेरी वाइफ खाती है, क्या करें यार? तो ऐसे केस में वो मेरे पास आता है बड़ा दुखी होकर के, रोता हुआ, मुझे बताओ। तो मैंने उसको बोला कि भाई सागर मेरे से सुन, अब तू ढंग से बात। मैंने कहा कि यार तू मेरे को तेरी सैलरी बता। उसने कहा मत पूछ मेरे भाई, सैलरी मत पूछ, बहुत दुख होता है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ अलग सैलरी है, एक्चुअलिटी में बात करूँ तो सागर इज रियली वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं यूँ कहूँ कि बेस्टेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, और उसकी सैलरी इससे बहुत 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 ज़्यादा है। बट फिर भी फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास वैसा ही है तो वैसा ही बात कर लेते हैं। और ही इज नॉट इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं है। तो विद ए करंट सैलरी ऑफ 14,800 पर मंथ एंड गो इनटू बिजनेस ऑन हिज ओन, वो चाहता है कि यार भाई मैं ना यार, मेरा ये जॉब वगैरह है ना यार, मैं इसको छोड़ूंगा यार, दुखी हो गया, 14,800 रुपए की तनख्वाह नहीं है, उसमें से भी सारी की सारी मेरी वाइफ ले जाती है, मेरे पास कुछ बचता नहीं है, मैं केवल और केवल मेरी वाइफ को पालने के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। ऑल्दो उसकी वाइफ भी बड़ी टैलेंटेड है एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग इन कॉर्पोरेट एंड आई थिंक शी इज गेटिंग मोर सैलरी देन हिम। तो ऐसा सिचुएशन है भैया, बड़ा सिचुएशन है, बड़ा दुखी है सागर हमारा। तो सागर ने कहा कि मेरी 14,800 की मेरी सैलरी है, मैं इसको छोड़ करके बिजनेस में जाना चाहता हूं। ठीक है भाई, चल जा बिजनेस में, तेरे को कौन रोक सकता है? उसने कहा असेंबलिंग एंड सेलिंग ए कंपोनेंट विच ही हैज इन्वेंटेड। अब भाई साहब बेचारा दुखी आदमी तो है लेकिन दिमाग साला का बहुत तेज चलता है। तो उसने क्या किया, कोई असेंबली और सेल कर रहा है वो एक कंपोनेंट जो कि उसने खुद ने इन्वेंट किया है, आविष्कारक है मेरा भाई। तो उसने क्या किया, एक नया कोई प्रोडक्ट है जो उसने इन्वेंट किया है, वो उसके बिजनेस में जाना चाहता है। ठीक है, ही कैन प्रोड्यूस द पार्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट फ्रॉम ए सप्लायर। ही कैन प्रोक्योर, ही कैन प्रोड्यूस नहीं, ही कैन प्रोक्योर द पार्ट्स रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट फ्रॉम ए सप्लायर।
वो कह रहा है कि वो जो उसने प्रोडक्ट है, जो उसने इन्वेंट किया है, उसके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पार्ट चाहिए वो प्रोक्योर कर लेगा एक सप्लायर से, ठीक है। लेट्स से उसने ये कैलकुलेटर का इन्वेंशन उसी ने किया। वो कैलकुलेटर को इन्वेंट करने वाला हमारा सागर असनानी है। अब आपको पता है सिंधियों का दिमाग बहुत खतरनाक चलता है, धंधे में तो वैसे ही बहुत भयंकर। तो भाई साहब उसने क्या कहा कि भाई मैं ना सप्लायर से ले आऊंगा पार्ट्स, ठीक है भाई, ला सकता है, धंधे वाले आदमी है ये सिंधी लोग, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द सेल्स पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट, लेकिन बना तो लेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई साहब मेरी कितनी यूनिट्स की डिमांड आएगी, उसको नहीं पता। बट आफ्टर सम रिसर्च योर फ्रेंड हैज एस्टिमेटेड द सेल्स एज फॉलोज। लेकिन कुछ रिसर्च के बाद, उसने खूब रिसर्च किया, उसके बाद में उसको पता चलता है कि यार मेरी सेल कुछ इस तरह का एस्टिमेशन हो सकता है। क्या? उसने कहा बिटवीन 600 से 900 कंपोनेंट पर मंथ हो जाएगी अगर मैं सेलिंग प्राइस 250 रखता हूं तो। उसने कहा मेरी डिमांड जो है उसको, इवन ही इज नॉट श्योर कि भैया कितनी एग्जैक्ट रहेगी, बट उसने एक रेंज दे दिया कि 600 से 900 कंपोनेंट की हो सकती है अगर मैं सेलिंग प्राइस 250 रखता हूं तो। बिटवीन 901 से 1250 पर मंथ रहेगी एट ए सेलिंग प्राइस 220 पर कंपोनेंट ऑफ फॉर द एंटायर लॉट। एंटायर लॉट मतलब सारी की सारी यूनिट्स के लिए अगर वो 220 रुपीज की सेलिंग प्राइस रखता है तो उसकी जो डिमांड है वो 901 यूनिट से 1250 यूनिट रहेगी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द पार्ट रिक्वायर्ड वुड बी 140 फॉर ईच कंप्लीटेड कंपोनेंट। उसने कहा कि भाई बताया कि यार मैं जिस सप्लायर से कंपोनेंट लेके आऊंगा उसकी कॉस्ट मेरे को 140 रुपए पड़ेगी पर कंपोनेंट। लेकिन उसने इसके साथ क्या कहा, हाउएवर इफ मोर देन 1000 कंपोनेंट आर प्रोड्यूस। लेकिन वो बोलता है अगर 1000 से ज्यादा कंपोनेंट वो बनाता है, अब 1000 से कंपोनेंट ज्यादा कब बनाएगा वो तभी बनाएगा जब वो इस पॉइंट नंबर बी में फॉल करेगा। मतलब कि 220 वाले केस में ही फॉल करेगा तो ही 1000 से ज्यादा बनाएगा। 250 वाले केस में तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 900 ही है, तो 900 के केस में नहीं। हाउएवर इफ मोर देन 1000 कंपोनेंट आर प्रोड्यूस इन ईच मंथ ए डिस्काउंट ऑफ 5% वुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर ऑफ पार्ट्स ऑन ऑल परचेज। ऑन ऑल परचेज मतलब अगर 1000 से ज्यादा यूनिट कल को वो बनाता है तो उसको ऑल परचेज का मतलब ये हो गया 1050 अगर वो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो पूरी की पूरी 1050 पूरी की पूरी यूनिट्स उसको 5% डिस्काउंट पर, या मैं यूं कहूं 140 माइनस 5%, दैट मीन्स 133 रुपीज में उसको मिल जाएगी अगर वो 1000 यूनिट से ज्यादा बेचता है तो। क्लियर है? असेंबली कॉस्ट वुड बी 60,000 पर मंथ अप टू 750 कंपोनेंट। अगर वो 750 कंपोनेंट तक, 750 मतलब कौन सी रेंज में सर? फर्स्ट वाली रेंज में फॉल करेगा। 750 कंपोनेंट्स तक उसको असेंबली कॉस्ट पड़ेगी आपको 60,000। बियॉन्ड दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी असेंबली कॉस्ट वुड इंक्रीज टू 70,000। लेकिन इसके बाद मतलब जीरो से अगर 750 कंपोनेंट वो बनाता है तो उसको असेंबली कॉस्ट 60,000 की पड़ेगी, और 751 से आगे तक की जितनी भी यूनिट्स है अगर वो बनाता है तो उसको 70,000 का असेंबली कॉस्ट पड़ेगा। योर फ्रेंड हैज ऑलरेडी स्पेंट 30,000 ऑन डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में 30,000 रुपए वो ऑलरेडी लगा चुका है बीवी को बिना बताए। बीवी को बताता तो भाई साहब कूट लिया जाता, बिना बताए उसने क्या किया, 30,000 का आपका डेवलपमेंट कॉस्ट पर खर्च किया, विच ही वुड राइट ऑफ ओवर द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द वेंचर, जिसे वो कहता है कि मैं आगे आने वाले 5 साल में राइट ऑफ कर दूंगा। मुझे एक चीज बताओ, कोई ऐसा खर्चा जो ऑलरेडी किया जा चुका है क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है? नो। क्या उसे उसकी बीवी मारेगी तो भी वो रिवर्स कर सकता है? नो। इसका मतलब ये उसका 30,000 तो लग चुका, ये 30,000 तो लग चुका है उसका, उसको किसी भी सिचुएशन में ये वापस नहीं आएंगे। तो वो कॉस्ट जो ऑलरेडी लग चुकी है दैट इज योर संक कॉस्ट, वो आपकी संक कॉस्ट है, उसका आपके यहां से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या है? आगे चलिएगा। रिक्वायर्ड क्या है? इतनी सारी रामायण अलग अलग रेंज में दे दी, समझ में सर हमको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा। अरे समझ में तो सागर को भी नहीं आता, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसका पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाऊंगा ना तो आपको ये सारा क्वेश्चन बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड रिक्वायर्ड क्या है? एनालाइज द इंफॉर्मेशन स्टैंड सुप्रा एंड फॉर्मुलेट। स्टेटेड सुप्रा का मतलब होता है स्टेटेड अबव, तो एनालाइज करनी है इंफॉर्मेशन जो कि आपको ऊपर दे रखी है उनको, बाय वे ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल सेल्स लेवल at which your friend could expect to benefit by going into venture on his own। वो आपसे जानना चाहता है कि मुझे हर एक सेल्स लेवल पर, आप क्या बताओ, हर एक सेल्स लेवल पर मुझे आपको बताना है क्या,
आप हर एक सेल्स लेवल पे बताइएगा कि भैया मुझे कौन सी जगह पर इसमें बेनिफिट हो रहा है, ताकि मैं वो जॉब छोड़ के आऊं कि नहीं आऊं। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम प्रॉफिट उसको 14,800 जो उसकी सैलरी है वो तो अचीव होना ही होना चाहिए। उससे कम होगा तो वो जॉब में चल जाएगा बेचारा, अगर उससे कम होगा तो जॉब में चल जाएगा। सर जॉब में जाता है तो मैनेजर सुनाता है। मैंने कहा अगर वो 14,800 से कम सुनाएगा तो जो मैनेजर की किस्तें हैं ना वो उसकी मैडम जो है ना, उसकी वाइफ जो है वो पूरी कर देगी, सुबह और शाम दोनों टाइम मिलकर के ओवर टाइम कर लेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए क्या होगा आपका यहां पर आपको ये चीज क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भैया कहीं ना कहीं 14,800 रुपीज सागर को अर्न करना ही पड़ेगा अपनी बीवी से बचने के लिए। आगे चलिएगा, फॉर्मुलेट बाय वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन ऑफ द वेंचर फॉर ईच ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड सजेस्ट योर फ्रेंड ऑन ईच लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। हर एक ब्रेक लेवल पर ब्रेक इवन पॉइंट मुझे सजेस्ट करना है सागर को कि सागर 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 तेरे को क्या लेवल रहेगा वो आपको बताना है। ठीक है साहब, बता देंगे। फिर कहता है एडवाइज योर फ्रेंड एज टू वायबिलिटी ऑफ वेंचर। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेंचर का जो उसने इन्वेंट किया ना, उस वेंचर की वायबिलिटी उसको बतानी है, आपको बतानी है कि जो वायबिलिटी है मतलब कि क्या वायबल है कि नहीं है, मतलब कि उसके लिए बेनिफिशियबल है कि नहीं है, ये आपको बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा है, मतलब क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आप लोगों को कितना समझ में आया आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसको आपको बिना कराए आपको दे दूंगा ना कि आप होमवर्क करके लेके आना, भाई साहब आप लोग इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या ही कर लाओगे, क्या ही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों के पास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भैया 9 लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। भैया 9 लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 9वां लेक्चर है, 9th लेक्चर चल रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बुक आपके पास ऑलरेडी आ चुकी होगी। तो अब आप लोग बुक में पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहला काम तो ये है कि जो भैया ये 14,800 का प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट बेसिकली क्या है, बेनिफिट फॉरगॉन है। बेनिफिट फॉरगॉन मतलब ये एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, जब हम कोई भी नया काम कर रहे हैं उसके कारण से जो हमने पीछे का कोई काम छोड़ा है। आज सपोज से मैं मेरी बात करूं, सपोज मेरे को एक्चुअलिटी बताता हूं, मेरे को ना दुबई से जॉब ऑफर हुआ जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो समवेयर क्लोज टू 30 लाख का था। तो क्लोज टू 30 लाख का था। आज अगर मैं टीचिंग में आया हूं तो इसका मतलब मैं क्या चाहूंगा कि भैया मैं टीचिंग में आकर के कहीं ना कहीं 30 लाख रुपए से ऊपर कमाऊं। क्यों? क्योंकि 30 लाख रुपए की तो अपॉर्चुनिटी मेरे पास ऑलरेडी थी, उस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ करके आया हूं। इसका मतलब मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस 30 लाख है। 30 लाख से ऊपर कमाऊंगा तो मेरे लिए टीचिंग बेनिफिशियबल है, वरना तो मेरे लिए जॉब ही थी। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया आपके लिए जो ये है 14,800 ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपको ये मिनिमम प्रॉफिट मानते हुए चल के बढ़ना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आपके डेवलपमेंट कॉस्ट की, तो उसके लिए भी हम एक नोट लिखेंगे कि डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी इनकर्ड है, उसका किसी भी तरह का डिसीजन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है, तो उसको आपको इग्नोर करते हुए चलना है। तो आप यहां पर लिखते हुए चलेंगे। आप लोग सभी लोग मेरे साथ आइए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर आपको नोट लिखने हैं। नोट्स के अंदर आप जाएंगे, सबसे पहला नोट, सैलरी फोरगॉन of rupees 14,800 will be treated as opportunity cost, that is this 14,800 will be a profit which he must wants to get। तो भैया जो सैलरी है ना, ये बेसिकली क्या हुआ, आपका सैलरी फॉरगॉन ऑफ 14,800 विल बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज दिस 14,800 विल बी ए प्रॉफिट विच ही मस्ट वांट्स टू गेट। भैया ये वो प्रॉफिट है जो कि उसको कम से कम चाहिए ही चाहिए, इससे बुरा सिचुएशन वो नहीं होगा, विच मस्ट। क्लियर है?
पॉइंट नंबर 2, बात कर लेते हैं हम लोग हमारे किसकी, आपके डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट ही बोला है ना उसको, यस 30,000 ऑन डेवलपमेंट। तो इस सम ऑफ 30,000, इस सम ऑफ रुपीज 30,000 spent on development is sum of rupees 30,000 spent on development cannot be recovered irrespective of decision, to go into business or not. So a sum of rupees 30,000 spent on development cannot be recovered irrespective of decision, चाहे आपका डिसीजन कुछ भी हो, to go into business or not, चाहे बिजनेस में आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, आपके लिए ये क्या होगा, इररिकवरेबल है। hence it should be ignored। तो भैया इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हैं। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। 40 मिनट्स का समय है मेरे पास, भरपूर समय है भाई साहब। ये क्वेश्चन तो मैं अगले 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगा, मैक्सिमम है 15 से 20 मिनट। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा चार्ट बना रहा हूं, आप लोग अगर चाहें तो उस चार्ट को अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, बट एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग वहां पर लिख लेंगे, यहां पर ऊपर ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ये पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्वेश्चन ने कहा कि भैया आपकी जो डिमांड है ना वो 2 रेंज में फॉल कर सकती है। क्या? 600 से 900 और 901 से 1250, ये हो सकती है। इन दोनों ही केस के अंदर आपको और फर्दर रेंज दी है। कैसे? आपको यहां पर सप्लाई वाले ने कहा कि भैया 1000 से ज़्यादा की अगर आपकी डिमांड होती है तो आपको सप्लाई मिलेगा 133 पर। क्लियर है? 133 पर मिलेगा। इसके अलावा एक और रेंज मिली है 750 की। तो भैया इसका मतलब मैं यहां पर चालू होता हूं 2 रेंज पर। पहला 600 से 750, 751 से 900। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं 2 रेंज से स्टार्ट होऊंगा, 901 से 1000 और 1001 से 1250। सर ये 4 अलग अलग रेंज आपने क्यों बनाई? ऑल पॉसिबल रेंजेस मैंने बना दी आप लोगों के लिए। क्या है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मैं यहां पर लिखता हूं आपकी सेलिंग प्राइस। सबसे पहला मैं लिखता हूं आप लोगों के सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस अब आप लोगों की ऑल पॉसिबल जितने भी सिचुएशंस है ना, ये सारी की सारी सिचुएशंस हमारी ये लिखी हुई हैं। इन सारी सिचुएशंस पे हम लोग अलग अलग लेवल पर अलग अलग क्या करेंगे, हमारी सेलिंग प्राइसेस लिखेंगे, हमारे सप्लाई की कॉस्ट है वो लिखेंगे, हमारी कुछ फिक्स कॉस्ट आपको नजर आ रही हैं, असेंबली कॉस्ट जो हमारी हैं वो हमारी फिक्स कॉस्ट है तो वो हम लोग लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस की बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपको पता है 600 से 900 लेवल पर हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो रहेगी 250 की। तो इस वाले लेवल पर भी 250, इस वाले लेवल पर भी 250, लेकिन जैसे ही लेवल 901 से आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस ₹220 और सेलिंग प्राइस हो जाएगी ₹220।
क्लियर है क्या? डन सर। इसके आगे आप चलेंगे तो आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है आपके कॉस्ट ऑफ पार्ट्स, दैट मीन्स आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज की बात कर लेता हूं। तो वेरिएबल कॉस्ट रुपीज है आप लोगों का, और वो है आपका 140 रहेगा 1000 यूनिट्स तक का। तो 140 यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन जैसे ही आपका 1000 का लेवल आप क्रॉस करेंगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा 133 का। डन क्या? डन सर। इसके आगे चलिए, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन ने कहा 750 कंपोनेंट तक 60,000 रहेगी। तो इसका मतलब यहां तक तो रहेगी 60,000, लेकिन जैसे ही आप 750 यूनिट का कंपोनेंट क्रॉस कर जाएंगे तो आपके पास ये कॉस्ट हो जाएगी 70,000। तो इसका मतलब आपको यहां पर भी 70,000, यहां पर भी 70,000 और यहां पर भी 70,000। डन है क्या? डन सर। इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत? अब आप खुद सोच के बताओ, अगर मैं ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं करता हूं तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा था, और अब ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अब मुझे ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया अब आपको ये सिचुएशंस को एनालाइज करके बताओ, तो आप एनालाइज कर जाओगे क्या? तो आप ये सिचुएशंस को एनालाइज कर जाओगे क्या? मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या आप इसको एनालाइज कर सकते हैं? तो आंसर है यस सर, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब इसको एनालाइज करने का तरीका क्या रहेगा सर? इसको एनालाइज करने का तरीका ये रहेगा दोस्तों, अगर मैं इस जगह पर आपको बोलता हूं कंट्रीब्यूशन निकाल के बताओ, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए सबसे पहले। रुपीज 250 माइनस 140 तो ये हो जाएगा रुपीज 110। यहां पर भी 110। यहां की बात करें तो यहां पर हो जाएगा रुपीज 80। यहां की बात करें तो यहां हो जाएगा रुपीज 87। डन है क्या सर? क्या यही है? आंसर है यस सर, यही है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या पूछा है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है एनालाइज करो इंफॉर्मेशन जो ऊपर लिखी गई है वो बाय वे ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल सेल्स लेवल एट विच योर फ्रेंड कुड एक्सपेक्ट टू बेनिफिट बाय गोइंग इनटू वेंचर। बाय गोइंग इनटू वेंचर का मतलब क्या रहेगा? बाय गोइंग इनटू वेंचर का मतलब रहेगा भैया आप लोगों को इस वेंचर में आपको जाने के बाद आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो भाई साहब इसका मतलब ये हो गया, आपको चाहिए कि मिनिमम डिजायर्ड प्रॉफिट जो 14,800 है वो अचीव हो। अब आपको वो हर एक लेवल पर वो डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल निकालना है। वो डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल से अगर कम यूनिट्स आएगी तो आपको लिखना है कि भैया इससे कम यूनिट्स होती है तो इसको बंदे को मना कर देना है, इससे ज्यादा होती है तो आपको हाँ कर देना है। ऐसा करके आपको डिटेल्स बोली जाएगी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी सिचुएशंस क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपका सॉल्यूशन का पार्ट फॉर्म करेगा, वो आएगा आपका कुछ इस प्रकार से। ये मैंने आप लोगों के लिए जो बनाए हैं बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो मैंने की है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए है केवल ये जानने के लिए कि ये क्वेश्चन आखिरकार क्या कहना चाह रहा है। ये पूरी की पूरी क्वेश्चन की रामायण इतने से मैंने सम अप कर दी। अब आपको मैं चाहूं तो मैं यहीं से डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, बट फिर आप बोलोगे अरे सर आपने तो हमारे को बताया ही नहीं था, आपने तो हमें कुछ किया ही नहीं था। आप यहां देखो ध्यान से, मेरे पास दो लेवल हो गए, 600 से 900 और 901 से 1250, और दोनों के फर्दर दो सब पार्ट हो गए, 600 से 750, 750 से 900, 900 से 1000 और 1000 से 1250। ये हमारे पास चार अलग अलग सब पार्ट हो गए। इन चारों सब पार्ट पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ने पहले पॉइंट पे तो पूछा कि एनालाइज करके बताओ जिस जगह पर उसको ईच ऑफ द पॉसिबल सेल्स लेवल पर वो अपने बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहा हो वो। दूसरे में कहता है कि वो फॉर्मुलेट करके बताओ बाय वे ऑफ कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द वेंचर फॉर ईच ऑफ द सेलिंग प्राइस, और सजेस्ट करके बताओ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपको सजेस्ट करके बताना है। तो हम क्या कहेंगे भैया, ब्रेक इवन पॉइंट है क्या? बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट ही वही है आपका, in this situation या in the above question, my friend will be at break even point,
when he recover all fixed cost with opportunity cost of salary, with opportunity cost of सैलरी। क्लियर है? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें पर्टिकुलर का एक कॉलम आ जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा 600 से 900 कंपोनेंट का, एक आ जाएगा 901 से 1250 कंपोनेंट का। इसमें फर्दर दो हिस्से 600 से 750 और 751 से 900। यहाँ पर 901 से 1000 और 1000 से 1250, 1001 से 1250। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अब इसमें आप लाइन खींच दीजिए। सबसे पहले लीजिए, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे हमारी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं तो वो है रुपीज़ 250, 250, 220 एंड 220। लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट 140, 140, 140 एंड 133। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना 140 माइनस 5%, चाहो तो ये लिख लेना 140 माइनस 5%। ठीक है? इससे आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आ जाएगा दोस्तों? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वो कितना आ जाएगा? ₹110, ₹110, ₹80 और ₹87। क्लियर है क्या? इसके बाद आ जाओ आपकी फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट जिसे आप कहोगे असेंबली कॉस्ट। असेंबली के नाम से ही है ना? यस सर। और असेंबली कॉस्ट क्या हो जाएगी सर आपकी? सर 750 तक तो 60,000, बाद में 70। अब अल्टीमेटली आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट आप निकालेंगे तो आपका असेंबली कॉस्ट प्लस 14,800, ये सेव आपको अर्न करना ही करना है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इससे क्या आएगा? आपकी 60,000 प्लस 14,800, 14,800 ही सैलरी थी ना भैया? यस सर। तो 74,800 डिवाइडेड बाय आपका कंट्रीब्यूशन 110, तो आ जाएगा भैया 680 यूनिट्स। क्लियर है? डन सर। आगे चलिए। 1,10,000 प्लस 70,000 प्लस 14,800 डिवाइडेड बाय 110, तो आएगा 770.91, 770.91। आगे बढ़िए। 70,000 प्लस 14,800 डिवाइडेड बाय 80, तो आएगा 1060। और यहां पे आएगा 70,000 प्लस 14,800 डिवाइडेड बाय 87, तो आ जाएगा 974। अब दोस्तों
क्वेश्चन ने आपसे पहले पॉइंट में तो पूछा था कि भैया फॉर्मुलेट करके बताओ कि कब बेनिफिट होगा कब नहीं होगा वो बताओ, और दूसरे में पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट, तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दिया और इसी से एनालाइज करनी है मेरे को पॉइंट नंबर 1 की सिचुएशन। पॉइंट नंबर 1 की जो सिचुएशन है वो भी मुझे इसी से यहां से ही एनालाइज करनी है, और यहीं से एनालाइज होगी तो भैया आपका काम यहीं से चालू होगा, यहीं से आपका फिनिश होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से होगा तो कैसे रहेगा भैया, ध्यान से सुनिएगा। आपको यहां देखिए, क्या ये आपका 680 इस रेंज में फॉल कर रहा है? आंसर है यस सर, फॉल कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया सर, अगर आप 600 से 680 की रेंज में आप सेल करते हो तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं होगा, आप लॉस में रहोगे। मतलब अगर आपको एक्सपेक्टेड यूनिट 600 से 680 जाती है तो आपको क्या करना है, तब आपके लिए ये पर्टिकुलर वायबल नहीं होगा। इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा बेटर डिटेल्स के अंदर आप लोगों को बुक के अंदर मैंने सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को लिखूं। इसके बारे में हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख करके दी हैं। पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपको कुछ नहीं देखना। पॉइंट नंबर 2 में ये बेसिकली जो मैंने नोट लिखा है, नोट यहाँ पर भी लिख दिए। एडवाइस के ऊपर जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे। एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 250 मतलब 900 से 1250 की रेंज में, he will not be at a loss if demand of the component exceeds 680 unit to 749 units। मतलब कि 250 पर आप देखोगे 680 से ऊपर की, 680 से 750 की रेंज में आप देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पर अगर इस रेंज की बात करता हूं, मेरे पास यहां पर 4 पॉइंट है। मैं इन चारों पॉइंट को आपको एक बार डिटेल में पहले यहां से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। एक लेवल है मेरे पास 600 से 750 का, एक लेवल है 750 से 900 का, एक लेवल है 900 से 1000 का, एक लेवल है 1001 से 1250 का। क्लियर है? इन सारे लेवल्स पर आप देखेंगे तो 600 से 750 में मेरा बीपी आया है 680 का, 750 से 900 पे आया है मेरा 770.9 का, 900 से 1000 वाले में मेरा आया है 1060 का, तो वो तो इस रेंज में फॉल ही नहीं करेगा। और 110 से 974 वो 974 आएगा। इसका मतलब आप ध्यान से अगर सुनते हैं तो ध्यान से अब इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी डिमांड 600 से 750 की रेंज में जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि आप 600 से 680 की रेंज में तो आपको होगा लॉस। से यस और नो? क्योंकि 680 बीपी है तो आपको पता है बीपी से पहले जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो आपका लॉस होता है। 680 पर नो प्रॉफिट नो लॉस, और 681 से 750 पर आपको रहेगा प्रॉफिट। बात करें 750 से 900 की रेंज में तो वहां पर क्या होगा सर, 750 से 771 पर तो आपको होगा लॉस, 771 से 900 पर आपको होगा प्रॉफिट। यहां तो आपको भाई साहब 900 से 1000 की पूरी रेंज में ही आपको लॉस ही होगा, यहां तो लॉस ही होगा। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 974 पर ही ब्रेक इवन आ रहा है। इसका मतलब पूरी की पूरी सिचुएशंस में यहां पर केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भैया आपको अगर यहां पर बात की जाए तो आपको यही एनालिसिस मैंने बुक में दिया है, एक बार चेक कर लीजिए। जब सेलिंग प्राइस 250 है तो ही विल नॉट बी एट ए लॉस अगर डिमांड आपकी 680 से ज्यादा है, 749 तक है, एंड 771 से ज्यादा है और 900 तक है, तो ही विल नॉट बी एट लॉस। हम उसको सजेशन दे रहे हैं कि भैया अगर इस रेंज में है तो तेरे को लॉस नहीं होगा। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, यही बताया गया है। 681 से 750 में तेरे को प्रॉफिट होगा, 771 से 900 पे प्रॉफिट होगा, 680 से 750 और 771 से 900। तो आप देख लो 680 से 749 और 770.909 से 900, ये आपको प्रॉफिट होगा। 220 के केस के अंदर आपका जब सेलिंग प्राइस 220 होगी तो भैया आपको 900 से 1000 में तो ऑलवेज लॉस ही होगा। तो आपको एट ए सेलिंग प्राइस 220 इट इज नॉट वर्थवाइल टू सेल। अगर डिमांड आपकी 1000 से कम है तो बेचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉस ही होगा। जब तक कि आपको डिस्काउंट नहीं हो, मतलब कि 1000 यूनिट से ज्यादा नहीं हो, तब तक आपको लॉस ही होगा। ये रही बात आप लोगों के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, और यही आपको ये एनालाइज करना था। क्लियर है क्या?
मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन बेहद आसान हो जाता है अगर आपने इसको ये रेडी कर लिया तो। अगर ये आपका रेडी है ना तो आपको इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। मतलब क्वेश्चन को पढ़ा, ये वाली चीज समझ में आई, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया, खत्म, मजा आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया वो आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में मेरा दोस्त सागर जो है वो कह रहा है कि मैं मेरी नौकरी छोड़ के आना चाहता हूं 14,800 रुपए की। अब मुझे बता तू कि भैया मेरे लिए कब बेनिफिशियबल होगा। तो मैं क्या कहूंगा, जब तेरे सारे खर्चे निकल जाएं और उसके बाद तेरी 14,800 की भी सैलरी जो तू छोड़ के आ रहा है वो भी निकल जाए, तब जाकर के तू मानना अपने आप को कि हाँ जी तू प्रॉफिट में है। मतलब कि कम से कम 14,800 तो तेरे को कमाने ही है। तो इसका मतलब मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट या मैं को मेरा टारगेट प्रॉफिट कम से कम 14,800 होगा। तो आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 14,800 दोनों रिकवर होंगे, तब जाकर के आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगे। क्योंकि अगर केवल फिक्स कॉस्ट रिकवर करोगे तो 14,800 का तो लॉस आपको है ही। तो ये 14,800 तो आपको अचीव करने ही करने हैं, और जो 30,000 स्पेंड किए उनको आपको नहीं करना। अब आपके पास ये दो अलग अलग लेवल थे, 600 और 900 का, 600 से 900 और 901 से 1250, ये अलग अलग लेवल हैं। इन अलग अलग लेवल पर क्वेश्चन ने कहा कि आपको 600 से 900 पर तो सेलिंग प्राइस रहेगी 250, तो मैंने यहां पर भी 250 लिख दिया, यहां पर भी 250 लिख दिया। 901 से 1250 पर 220, तो यहां पर 220 लिख दिया, यहां पर भी 220 लिख दिया। क्वेश्चन ने कहा वेरिएबल कॉस्ट 1000 तक तो रहेगी 140, तो 140 140 140 और 1000 जैसे ही क्रॉस करोगे तो 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 133। फिक्स कॉस्ट जो कि आपकी असेंबली कॉस्ट है, उसके लिए क्वेश्चन ने आपको कहा कि भैया हमारी जो असेंबली कॉस्ट है ना, ये असेंबली कॉस्ट आपकी 60,000 रहेगी अप टू 750 यूनिट्स, उसके बाद में 70, तो 60 70 70 70। तो आपका कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया, और अब आपको क्या करना है, इसी चीज को आपने जो किया, आपको कम से कम आपके फ्रेंड को क्या चाहिए कि उसको कम से कम सारी की सारी फिक्स कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उसकी सैलरी की है वो रिकवर हो जाए। तो इन दी अबव क्वेश्चन माय फ्रेंड विल बी एट बीपी व्हेन ही रिकवर ऑल फिक्स कॉस्ट विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सैलरी। जब तक कि वो उसको रिकवर करेगा तो ही वो ब्रेक इवन पे आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगी, आपने 4 अलग अलग लेवल लिए, चारों अलग अलग लेवल का कंट्रीब्यूशन निकाला, उसमें फिक्स कॉस्ट ली और फिक्स कॉस्ट प्लस आपका डिजायर्ड प्रॉफिट 14,800 ऐड किया, तो आपने लेवल निकाला। इस लेवल को एनालाइज कर दो, 600 से 750 की रेंज में 680 आ रहा है बीपी, तो इसका मतलब ये हो गया कि 600 से 680 के बीच में तो आपको होगा लॉस, 680 के प्लस और आपको 750 तक होगा प्रॉफिट। फिर इसी तरीके से आप हर एक लेवल को एनालाइज कर जाएंगे और आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये होता है फिनिश। मैं लगभग 17-18 मिनट पहले फिनिश कर रहा हूं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में 17-18 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पता ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगा। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से रिवाइज करने हैं। ऑल्दो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 14 बेहद आसान, 13 जो है ये आसान लग रहा होगा मेरे कराने के बाद, क्योंकि जब हम उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में रेडी कर देते हैं ना तो आसान लगता है ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सिंस ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, तो मेरे डाउट सॉल्विंग नंबर जो कि आप लोगों के पास हैं, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, वहां पर आप अपना फीडबैक जरूर से मुझे देंगे। आप अपना फीडबैक देंगे, और अगर आपने अभी तक भी आप लोगों ने अगर अपना नाम मुझे नहीं बताया, अपना नाम मतलब कि आपको पता है मैंने किस फॉर्मेट में बताने के लिए बोला था, आपने अगर उस फॉर्मेट में मेरे को अभी तक नाम नहीं भेजा है तो आप ध्यान रखिएगा, मेरा कोई भी स्टेटस, कोई भी आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज आपको डिलीवर नहीं होगा। कोई भी मैसेज, कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आपको डिलीवर नहीं होगा, तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आपको एक ही सिंगल मैसेज में आपका नाम, उसके आगे पी कैपिटल में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, -16, आपकी सिटी का नाम, और आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं, सपोज से जून 26 में दे रहे हैं, जून 26 J26 लिखेंगे, जून 26 मतलब J26 लिखेंगे, दिसंबर 26 लिखेंगे तो D26 लिखेंगे। इस तरीके से आपको एक सिंगल मैसेज में ये डिटेल मेरे को भेजनी है। ध्यान रखिएगा, नेम के बाद में केवल सिंगल स्पेस, पेपर 16 के बाद में सिंगल स्पेस, सिटी के बाद में सिंगल स्पेस, ये आप मेरे को भेजेंगे। और आपका आज का फीडबैक मुझे जरूर भेजेंगे कि सर ब्रेक इवन एनालिसिस आप लोगों को किस लेवल का क्लियर हुआ, ये आप लोग मुझे बताएंगे जरूर से याद करके। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CSE में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्रेक इवन एनालिसिस चैप्टर। ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है फिनिश। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बस दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।